नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। कोरोना को लेकर तमाम सारी भ्रांतियाँ रही और इस कोरोना काल के दौरान लोगों ने शिक्षा की प्रणाली कैसी हो, क्या किया जाए। घर पर बच्चे बैठे हैं, पेरेंट्स बैठे हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था बच्चों को पढ़ाया कैसे जाए। धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदली, कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट सेंटर्स ने लोगों को ऑनलाइन लेना शुरू किया। तमाम सारे बदलाव आए और इस उतार चढ़ाव के बीच के साक्षी बने हैं श्रीधांत जोशी जी, जो कोटिल एकेडमी के डायरेक्टर हैं। स्वागत है श्रीधांत जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनील भैया। श्रीधांत जी, कोरोना काल के दौरान जो बदलाव आए शिक्षा की प्रणाली में, मतलब मुझे ऐसा याद आता है कि आपसे मिलना बड़ा मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि पूरे दिन आपकी व्यस्तता स्टूडेंट्स के बीच इतनी बनी रहती थी, आपकी डिमांड स्टूडेंट्स में इतनी है कि आप फ्री नहीं हो पाते थे। लेकिन इस कोरोना काल के दौरान आपने क्या किया? पहले तो आपके इन शब्दों के लिए धन्यवाद कहूँगा मैं। दरअसल मुझे लगता है कि जो ह्यूमन लाइफ है ना, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक प्री कोरोना, एक पोस्ट कोरोना। हर चीज़ में आपको अंदर दिखाई दे रहा है, चाहे वो सामान्य सी चीज़ों को ले लें या स्पेसिफिक बड़ी चीज़ों को, एक डिफरेंस तो आ गया है वो। डेफिनेटली जब स्टूडेंट लाइफ इस प्रकार से डिस्टर्ब हुआ कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, आप लोगों से मिल नहीं सकते हैं, लॉकडाउन इस बहुत हार्ड एंड फास्ट स्ट्रिक्ट वे में लागू कर दिया गया, तो सबसे पहली चिंता पेरेंट्स की और स्टूडेंट्स की एक ही थी कि हम आगे कैसे करें। क्योंकि चलो बिजनेस तो बंद होगा, जिसको जो नहीं करना नहीं करेगा वो, पर पढ़ाई कैसे बंद हो, एग्ज़ाम्स होने ही हैं, जिसका जो ईयर है एजुकेशन ईयर वो कंप्लीट होना ही है। तो इस क्रम में एक नया सेगमेंट उठ के सामने आया, वो था ऑनलाइन एजुकेशन। हालांकि मैं शुरुआती दौर से एक बात कहता रहा हूँ, ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो सकती, ऑनलाइन सपोर्ट हो सकता है। तो टीम कौटिल्य ने, इसके एक्सपर्ट्स ने मिलकर प्लानिंग किया कि किसी तरीके से हम अगर बच्चों से अपना जुड़ाव बना के रखें, टीचर और स्टूडेंट के बीच कम्युनिकेशन चलता रहे, तो शायद वो चीज़ें कंटिन्यू हो जाएंगी। और उसमें एक ही बस ध्यान था कि किसी भी तरीके से बच्चों को अपनी पढ़ाई से दूर होने से रोका जाए। बस एक पॉइंट और कहना चाह रहा हूँ मैं, अगर आपको ध्यान हो तो ये लॉकडाउन लगा था होली के ठीक बाद जी। हमारे 60-70% स्टूडेंट होली की छुट्टियों में घर गए हुए, और जब वो लॉकडाउन में फंसे तो उनका स्टडी मटेरियल यहाँ है, बच्चे वहाँ हैं और आ ही नहीं सकते। तो इस क्रम में हमने प्रयास किया कि PDF फॉर्मेट में सोशल मीडिया का यूज़ करते हुए, और एक अच्छी बात जो लॉकडाउन का एक पॉजिटिव परिणाम था वो ये था कि हमने ऑनलाइन सिस्टम को बहुत तेज़ी से डेवलप कर लिया। एक एग्जांपल ये है कि उस प्लानिंग में मैं 2 साल से लगा हुआ था, जो पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो ही नहीं पा रहा था, और कहाँ कोरोना काल की वजह से 2-3 महीने में वो प्रोजेक्ट तैयार हो गया, एप्लीकेशन ऑन एयर हो गया। तो ये कुछ अच्छे रिजल्ट भी थे डेफिनेटली उसके। तो बच्चों से कनेक्टिविटी के लिए सोशल मीडिया और एप्लीकेशन के माध्यम से हमने जो प्रयास किया, तो निश्चित रूप से बच्चों को हम जोड़ के रखे, जितने भी एस्पिरेंट्स थे अपने तैयारी में लगे रहे, और उसका परिणाम यह है कि अब जो वैकेंसीज आ रही हैं तो उनमें उत्साह बना हुआ है और तैयारी फिर से फुल फ्लो स्टार्ट हो चुका है। श्रीधांत जी ने तो बात बिल्कुल सही कही कि हमने बहुत जल्दी से अपने आप को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कन्वर्ट कर लिया। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, कोटिल एकेडमी इंदौर का एकमात्र पहला ऐसा संस्थान था जिसने तेज़ी से अपने आप को इस तरफ कन्वर्ट किया, और निश्चित तौर पर उसका फ़ायदा स्टूडेंट्स को मिला। जैसा श्रीधांत जी ने कहा कि स्टूडेंट्स होली पर घर गए थे, स्टडी मटेरियल यहाँ था, लेकिन उनकी ऑनलाइन कन्वर्जन की जो प्रोसेस कंटिन्यू थी उसका उन्हें फ़ायदा मिला और स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा मिला। किस तरह से स्टूडेंट्स को कनेक्ट कर गया है? मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स आपके पास सब दूर से, मध्य प्रदेश बल्कि बाहर से भी आते हैं, मध्य प्रदेश के बाहर से भी, और थोड़ी सी ऑनलाइन की स्टडी में दिक्कतें होती हैं, कनेक्टिविटी एक बड़ा चैलेंज होती है। तो ऐसे में क्या मोटिवेट कर पाए, किस तरह से उनको आप एडजस्ट कर पाए? हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने। दरअसल लॉकडाउन के पहले महीने के अंत में मैंने एक इंटरव्यू देख रहा था फ्रांस के राष्ट्रपति का। उनकी एक बहुत बड़ी चिंता थी, वो चिंता ये थी कि ऑनलाइन एजुकेशन में फ्रांस कैसे काम करे, क्योंकि लगभग 30% स्टूडेंट पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। ये चिंता फ्रांस के राष्ट्रपति की है, तो इंडिया में क्या स्थिति होगी सोचने की बात है। तो इसका हमने जो तोड़ निकाला वो ये था कि जैसे अगर कोई चीज़ ऑनलाइन अगर आपने डाल दिया और वो लाइव है, तो लाइव खत्म होते ही फिर दोबारा स्टूडेंट उसको नहीं देख सकते। तो एप्लीकेशन ने हमको यहाँ पर बेनिफिट इस वे में किया कि जो हमने एक जो लेक्चर अपलोड कर दिया, अगर तुरंत लाइव बच्चा नहीं देख सक रहा है, तो वो हमने उसको 24 घंटे के लिए उस पर पेंडिंग छोड़ दिया, ताकि जब उसको कनेक्टिविटी मिले वो उस टाइम पे देख सके, उसका बेनिफिट बाद में भी मिल सके। कुछ चीज़ उन्होंने डाउनलोड फैसिलिटी दे दी, जो PDF नोट्स थे वो व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिया, ताकि उसमें कनेक्टिविटी जब मिल जाए उनको सुविधा अनुसार वो काम कर सकें। तो 2-3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन तैयार किया, पर जो फैक्ट है वो है आज भी ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर IT इनेबल्ड नहीं है। सारे बच्चों को सुविधाएं आज भी एक स्वप्न है, लेकिन हाँ, जिस तरीके से प्रयास स्टार्ट हुआ है, लग रहा है कि उस सपने को पूरा कर सकेंगे। यह एक बहुत बड़ी बात निकल कर सामने आई कि फ्रांस के राष्ट्रपति की चिंता थी
कि देश के 30% स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट नहीं है, जो कि डेवलप्ड कंट्री है। डेफिनेटली। और हम डेवलपिंग स्टेज में हैं, बावजूद इसके आपने जो प्रयास किए निश्चित तौर पर सराहनीय है कि आपने उनके लिए 24 घंटे तक उस लेक्चर को वहाँ संभाल कर रखा, PDF फॉर्मेट में दिया, तो निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा स्टूडेंट्स को मिला होगा जी। अगर हम डाउट क्लियरेंस की बात करें कि डाउट क्लियर करने के लिए कई बार स्टूडेंट्स जब यहाँ होते हैं तो आपके पास सेंटर पर आ जाते थे, तो उसके लिए कोई अरेंजमेंट किया था आपने? हाँ, किया था। उसके लिए हमने, हालांकि कुछ समय में वो बैन भी हुआ, जूम मीटिंग हमने यूज़ किया था ताकि बच्चों से फेस टू फेस कनेक्टिविटी बन पाए, उनकी चीज़ों को हम देख सुन के भी समझ सकें, अपनी बात समझा सकें। पर उसको मैं 100% मार्क्स नहीं दूंगा, क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम वही थी, सारे बच्चे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। लेकिन हाँ, जितने लोग कनेक्ट हो पाए, जिन्होंने अपनी बातें रखी, उनको हमने प्रयास किया कि उनके डाउट्स क्लियर कर सकें। तो जूम मीटिंग एक ऐसा था जिसको हमने यूज़ किया इस प्लेटफॉर्म को, ताकि स्टूडेंट का डाउट क्लियरिंग फेस टू फेस किया जा सके। सिद्धांत जी, क्या ऐसा कभी हुआ कि जो स्टूडेंट्स आपके नहीं थे, लेकिन आपने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने स्टूडेंट्स को सर्विसेज दी, तो उसकी वजह से उन लोगों ने आपसे संपर्क किया कि सर मैं भी आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, ऐसी भी कोई स्थितियाँ बनी? बिल्कुल। जो आपने कहा ना, वो हमेशा क्या है कि जब आप पॉजिटिव वे में सोचते हैं, और एज ए टीचर खास करके आप कभी भी आप भेदभाव नहीं कर सकते कौन स्टूडेंट आपका है या नहीं है, स्टूडेंट होता है। तो हमने जो एप्लीकेशन तैयार किया था ना, वो फ्री फॉर ऑल है आज भी। उसमें जिसको भी जुड़ना है, उसमें कई चीज़ हमने फ्री ऑफ ऑल ओपन रखा हुआ है कि उसमें NCERT के बुक्स जब चाहे स्टडी कर सकता है, नोट्स, PDF फॉर्मेट, क्वेश्चन पेपर्स, ये सारी चीज़ हमने दे रखी। कोई भी अगर एग्जाम की तैयारी करना चाह रहा है, कौटिल्य एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले गूगल प्ले स्टोर से और वो यूज़ करें। हमने उसमें किसी प्रकार का कोई बाध्यताएं नहीं रखी। हाँ, अगर कोर्स ज्वाइन करना चाह रहा है तो अलग चीज़ हुआ, अदरवाइज सर्टेन कुछ चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट रखी हुई है इसमें, और ओपन फॉर ऑल है वो। ये भी एक नोबल कॉज है, नोबल सिस्टम है, और निश्चित तौर पर सराहनीय कदम है कि अगर स्टूडेंट्स आपके यहाँ नहीं, आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। एजुकेशन को, जैसा श्रीधान जी ने कहा कि हम भेदभाव नहीं कर सकते, तो ये एक शिक्षा की दिशा में अच्छा प्रयास है। जहाँ एजुकेशन को लोग इंडस्ट्री बनाने पर तुले हुए हैं, वहाँ श्रीधान जी का प्रयास सराहनीय है। क्या लगता है कौटिल्य एकेडमी ऑनलाइन फॉर्मेट में कितनी सफल हुई और स्टूडेंट्स को कितना फ़ायदा हुआ इसका? सबसे बड़ा फ़ायदा और सबसे बड़ा जो उपलब्धि मैं कहूँगा वो ये था कि बच्चों से, स्टूडेंट से कनेक्टिविटी बनी रही। इस बीच हम उनसे डिस्कनेक्ट नहीं हुए, और उसका बेनिफिट अब मिल रहा है कि जो स्ट्रेंथ हमारी उस समय थी, ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट ने वापस आके ज्वाइन कर लिया, क्योंकि प्रीलिम्स के रिजल्ट आ चुके हैं, नई वैकेंसी आउट हो चुकी है, व्यापम ने भी अपने कैलेंडर घोषित कर दिए, लोक सेवा आयोग ने पूरा चार्ट दे दिया कि साल भर में क्या एग्जाम्स होंगे। तो जो कनेक्टिविटी थी उसका बेनिफिट मिला, और उसका प्रयास था कि हमारी कनेक्टिविटी लाइव रही। हम सारे बच्चों से लगातार जुड़े थे, तो अब उसका बेनिफिट मिलने का टाइम आया है। पेरेंट्स की रिएक्शन क्या, जब आपने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी, तो एक बड़ा अलग प्रश्न है। आपने बहुत सारे ऐसे रंगों पे हाथ रखा है जो मैं शायद आज तक कभी किसी से डिस्कशन नहीं किया था, पर आपसे बात आज कर रही हो ही जाएगी। दरअसल मैंने क्या किया कि जब ये कनेक्टिविटी क्लास की बनी थी, उसके बाद मैंने टीचर्स को एक टास्क दिया था। वो ये था कि जितने भी बच्चे आपके संपर्क में हैं, आपको उनके पेरेंट्स से बात करना है, सिर्फ ये देखने के लिए कि उनके मन में कोई नेगेटिविटी तो नहीं आ रही, उनके मन में कोई भय, कोई शंका तो नहीं है, और ये जो ऑनलाइन क्लास हमने लिया, इसका बच्चा किस तरीके से यूज़ कर रहा है। तो एक बहुत शानदार पॉजिटिव फीडबैक आया मेरे पास, जो मेरे लिए उस समय मोटिवेटेड था, क्योंकि मोटिवेशन हमारे पास कोई उस समय कुछ व्यवस्था ही नहीं थी। तो ये पेरेंट्स का फीडबैक इसने निश्चित रूप से मोटिवेट किया हमारे टीचर्स को, हमारे IT सेल के कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने दिन रात काम किया था। वो फीडबैक डेफिनेटली पेरेंट्स की ओर से था और बहुत पॉजिटिव था। तो लगता है कि जो काम हमने किया, इससे कनेक्टिविटी, जो मैं शब्द बार बार यूज़ कर रहा हूँ, निरंतरता से सफलता, कनेक्टिविटी से निरंतरता बनी, और वही निरंतरता आज स्टूडेंट को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। तो पेरेंट्स का फीडबैक नो डाउट बहुत पॉजिटिव था उस टाइम पे। निरंतरता से सफलता की आपने बात कही, इस निरंतरता के बीच कुछ रिजल्ट्स भी आए होंगे, और स्टूडेंट्स को जो सफलता मिली होगी, उस सफलता को कैसे आंकते हैं आप? क्या है कि कठिन समय पे किया गया कार्य, परिश्रम और उससे आया रिजल्ट, ये कई गुना अधिक हर्ष का विषय होता है। तो इस बीच जो भी रिजल्ट्स आए, क्योंकि एग्जाम तो पहले ही हो चुके थे, रिजल्ट आना जो था, तो एक जो वातावरण फिर से पॉजिटिव हुआ, उसने स्टूडेंट्स के कनेक्टिविटी को और बढ़ाया। क्योंकि जो तैयारी कर रहे थे उनको और लगा कि हाँ, हमको निरंतरता बनाए रखनी है ताकि हम भी इस क्रम में आ सकें। तो उस समय के जो रिजल्ट हालांकि बहुत कम थे, लेकिन भले वो 2-4 जो भी थे, उन्होंने वातावरण में सकारात्मकता का जो माहौल तैयार किया, उसके रिजल्ट आज तक हैं। सिद्धांत जी, एक प्रश्न मेरे मन में, आमतौर पर देश में चाहे वो औद्योगिक घराने हो, चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, और तमाम सारे व्यापारिक संस्थान हो, सब दूर डर का माहौल था, निराशा का माहौल था। लेकिन मैं लगातार आपकी जो सक्रियता सोशल मीडिया पर देख रहा था,
तो मुझे लग रहा था कि लॉकडाउन के दौरान भी आपकी वो एनर्जी और कॉन्फिडेंस बना हुआ था, उसके पीछे रीज़न क्या? देखिए, एक बात से तो आप भी सहमत होंगे कि कोरोना काल में जो हुआ उसके बारे में ना सोचा, ना देखा, ना पढ़ा, ना कभी इस बारे में कभी इमेजिनेशन में भी नहीं था ये। और जब ये लॉकडाउन हुआ तो शुरुआती पहले महीने तो बहुत मज़ा आया, सही कह रहा हूँ मैं। जो न्यूज़ आते थे कि कुछ फैल रहा है, लेकिन हाँ सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें। लेकिन हाँ, वो जो छुट्टी का वातावरण जिसके कारण हम अपने परिवार से जुड़ पाए, वो क्या कहना चाहिए कि एक वरदान जैसा लग रहा था उस टाइम तक। मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ। देखिए, जो समस्या है उससे आप नकार नहीं सकते, जो व्यवस्थाएं अव्यवस्थाएं फैली वो निश्चित रूप से हैं, लेकिन पर्सनली मैं कह रहा हूँ कि एक परिवार के साथ जो कनेक्टिविटी थी, इसने आपको एक नया डायमेंशन देखने का चांस दिया। लेकिन दूसरी ओर एक पॉइंट और समझ में आ रहा था, जब ये दूसरा तीसरा लॉकडाउन हुआ तो एक बात समझ में आ चुकी थी कि मार्केट और बाकी अव्यवस्थाएं ये तो बिगड़ चुकी हैं, और जितना बिगड़ना था वो बिगड़ ही चुका, अब इससे ज़्यादा क्या बिगड़ेगा। तो यहाँ से जो भी आना है वो सकारात्मक होना ही है। अगर आप इस विचार को, इस चिंतन को अपने आप में आत्मसात कर लें, मुझे लगता है कि पॉजिटिव थॉट था जिसके आधार पर मैंने अपने काम को स्टार्ट किया, टीम को वापस एक्यूमुलेट किया, क्योंकि चौथे महीने में ऑनलाइन क्लास की परमिशन मिल गई थी। तो हमने चीज़ों को इकट्ठा किया, लोगों से मिले, तो लगा कि हर कोई उत्साहित है काम करने के लिए। ठीक है, जो अव्यवस्थाएं होंगी भुगतेंगे उसको, पूरा समाज के लिए, वो तो पूरे वर्ल्ड के लिए आज, लेकिन आने वाला समय अपना ही है अगर हम लगातार वो निरंतरता से। सफलता हमारा मूल मंत्र था इस पूरे लॉकडाउन पीरियड में। हमने उस मंत्र को ध्यान रखना, अपने आप को मोटिवेट रखा, अपनी टीम को, अपने परिवार को, तो सारी चीज़ें सकारात्मक होती गई और आज सारी चीज़ें वापस पॉजिटिव होती जा रही हैं। अभी तो कोरोना के बारे में ऐसा माना जाता है कि अगर आप पॉजिटिव हो गए हो और पॉजिटिव सोचते हो तो नेगेटिव बहुत जल्दी होंगे। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये सब चीज़ें जो पॉजिटिव सोच ने आपकी जो व्यापार की या आपकी इंडस्ट्री, आपके एजुकेशन, तमाम सारी जो चीज़ें जो अर्थव्यवस्था से जुड़ी थी उसको बदला? देखिए, इसका एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति बुखार में हो, 3 दिन अगर रेस्ट पे हो, तो 3 दिन तक उसको समझ में नहीं आता कि कोई रेस्ट पे है। जब चौथे दिन वो ऑफिस से अपने काम पे पहुँचता है, तब पता चलता है कि सिर दर्द हो रहा है या कमजोरी है या बुखार के जो साइड इफेक्ट्स हैं। वैसे ही कोरोना काल से आज हम फ्री नहीं हुए हैं, आज भी हम कायदे से कोरोना काल में जी रहे हैं जी। इसके साइड इफेक्ट्स तब आएंगे कायदे से जब ये पूरा सिस्टम या तो टीकाकरण के बाद या दवाई के बाद नॉर्मल हो जाएगा। आज भी हम नॉर्मल नहीं है, क्लास में 50% स्ट्रेंथ है, बिजनेस कहीं भी अभी स्टैंड हो गया नहीं कह सकते हम, आज तो हम उसी क्रम में जी रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर लगातार निरंतरता से लगे रहे तो एक एग्जाम्पल जो है वो ये कि जब कभी ऐसा कोई मानवता के स्पीड में रुकावट आया है, उसके बाद जब ह्यूमैनिटी ऊपर आया ना, तो वो हमेशा डबल ट्रिपल होकर हो रहा है। तो मुझे भी लगता है कि वो पॉजिटिविटी है कि आज ना सही, जब भी हम नॉर्मल होंगे तो वो न्यू नॉर्मल पक्के से इस समय से कई गुना अच्छा होगा। देखिए, ये एक पॉजिटिव सोच का फिर उदाहरण है। ये जो बातें सिद्धांत जी ने कही है कि आज जो कुछ भी घटित हुआ है, हम इसके आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर कई गुना और आगे बढ़ेंगे। तो ये सकारात्मक सोच है जिसका परिणाम निकल कर आता है। सिद्धांत जी, आपने कहा कि 50% स्ट्रेंथ के साथ स्टूडेंट्स के साथ अभी भी काम कर रहे हैं, तो क्या ऑनलाइन क्लासेस अभी भी चल रही हैं आपकी? तो कुछ ऑनलाइन क्लासेस हमने रेगुलर रखा हुआ है, कुछ बच्चे अभी भी नहीं आ पा रहे हैं, कुछ के पेरेंट्स ने मना कर दिया कि हम बच्चों को भी नहीं भेजेंगे। और आज आप बिना परमिशन के मतलब अगर आपने क्लास में बुलाया भी तो परमिशन लेटर ज़रूरी है। तो जिनका पेरेंट परमिशन नहीं दे पा रहे हैं उन लोगों को हमने ऑनलाइन क्लास की सेवाएं जारी रखी है अभी। दूसरा है कि जो बच्चे आ रहे हैं, क्लास के स्ट्रेंथ जो भी उसको 50% करना पड़ा, दैट मीन्स क्लासेस डबल करनी पड़ी, टीचर्स के वर्क डबल हो गए। तो ये सारी व्यवस्थाओं अव्यवस्थाओं के बीच प्रयास ये जारी है कि स्टूडेंट्स को सामने लक्ष्य बहुत सारे एग्जाम पे दिख रहे हैं, अगर उनको थोड़ा भी मोटिवेट रखा तो रिजल्ट भी इनसे ही आने, जो तैयारी करेगा, जो परीक्षा देगा वही पास भी होगा। तो सारी चीज़ों को मिक्स एंड मैच करते हुए देखा जाए तो ये सकारात्मकता अनिवार्य है। आज आप चाहें या न चाहें आपको इस तरीके से काम करना पड़ेगा और आज का न्यू नॉर्मल यही है। आपने कहा कि आने वाले समय में कई सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, तो थोड़ा सा उनके बारे में भी ज़रूर बता दीजिए। मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर बात करें तो व्यापम ने अभी एक नया वैकेंसी जो जारी किया था, वो कांस्टेबल भर्ती की बहुत 4000 के बेसिक लेवल पे है। लेकिन हाँ, एक पॉजिटिव वातावरण इसलिए कि जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे थे उनको एक एग्ज़ाम दिख गया। ये व्यापम के द्वारा कंडक्ट किया जाता है पीईबी। तो पीईबी के पहले वैकेंसी आने से एक चीज़ क्लियर हुआ कि अब सरकार और पीईबी का जो रवैया है वो एग्जाम को लेकर पॉजिटिव है। तो कुल मिलाकर अगले वैकेंसीज जितने भी लाइनअप हैं इनके आउट होने के चांसेस बन गए। दूसरा पॉजिटिव हुआ कि एमपीपीएससी के प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया, और दूसरा उसमें ही उन्होंने ये किया कि लोक सेवा आयोग ने अपने साल भर के कैलेंडर जारी कर दिए, जिसमें उन्होंने अगले प्रीलिम्स एक और अगस्त में होना है, उसके मेंस होने, पूरा तमाम एक डेटाबेस शेयर कर दिया। इससे जो स्टूडेंट थोड़ा भी डर रहा था कि मैं घर में रहूं, पढ़ाई करूं, एग्ज़ाम होगा नहीं होगा,
तो वो सारे सीन क्लियर हो गए कि आपको एग्जाम अप्रैल में देना ही देना है, अगस्त में अगला एग्जाम होना ही होना है, तो उनके पास भी ऑप्शन नहीं है तैयारी करने के अलावा। तो अगर ये तैयारी स्टार्ट कर लिए तो फिर वो निरंतरता सफलता मंत्र आगे भी काम वही करने वाला है। जो तैयारी करेंगे, अब कई लोग हैं जो डर के घर में बैठे हुए हैं, है ना, तो ये जो घर में बैठे हुए लोग हैं, अगर वो तैयारी निरंतर रखें, सफलता उनकी भी हो सकती है। तो उस पर ऑनलाइन सपोर्ट जो हम कर सकते हैं, प्रयास जारी है। सिद्धांत जी, एक बात बताइए कि मैंने लगातार हर वर्ष देखता आ रहा हूँ कि प्रशासनिक सेवा में आपके यहाँ से कई सारे स्टूडेंट्स क्लियर होकर जाते हैं और डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी से लेकर तमाम सारे पदे उस पर IAS भी कई निकल कर जाते हैं आपके से। वो अनुभूति क्या? वो सुखद अनुभूति है। वो अनुभूति ऐसा है जिसको शायद शब्दों में व्यक्त करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जिस चीज़ के लिए काम करते हैं वो है फाइनल रिजल्ट, और वो अगर आपके अनुसार आता रहे तो शायद इसमें ईश्वर कृपा सबसे प्राथमिक है। कि मेहनत तो कई लोग कर रहे हैं, पर जिसको ईश्वर कृपा मिल जाती है तो शायद वो घटनाक्रम घटने लगते हैं, जिसको आप रिजल्ट के रूप में डिस्कस करते हैं। पर इन सब चीज़ों के बीच जो असली क्रेडिट है वो स्टूडेंट्स से उनके मेहनत को है। क्योंकि होता है कि एज ए टीचर मैं हमेशा कहता हूँ कि हर शिक्षक, हर संस्थान अपने आप में एक बिग ज़ीरो है। स्टूडेंट सही होगा तो ही रिजल्ट्स आएंगे। तो यहाँ पहली जो मैं क्रेडिट है वो स्टूडेंट्स को देता हूँ, जिन्होंने उस क्रम में मेहनत किया, ईमानदारी से काम किया, रिजल्ट लेकर के आए। दूसरा वो मेरे टीचर्स का ग्रुप है, टीम कौटिल्य जिसे मैं कहता हूँ, कि उसमें सुबह 8 बजे ऑफिस खुल जाना, क्लास खुल जाना, सफाई हो जाना, वहाँ से स्टार्ट करके शाम को बंद करने तक कई प्रकार के लोग अपनी सेवाएं देते हैं। उनमें से एक भी चीज़ फेल हो जाए तो रिजल्ट नहीं घट सकता। फाइनल रिजल्ट तभी आते हैं जब पूरी टीम पूरे शिद्दत से, पूरी तन्मयता से काम करती है। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाएं तब वो रिजल्ट्स आते हैं, और उस समय फिर सुखद, निश्चित रूप से हर किसी की अनुभूति वो सुखद है, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो कार्यकर्ता हों, चाहे टीचर्स हों या समाज हो। एक अधिकारी जब आपका स्टूडेंट बन जाता है तो आप देखते हैं कि तमाम सारे जनता के लोग जाकर उसके समक्ष खड़े रहते हैं, लेकिन जब उसका शिक्षक सिद्धांत जोशी उसके सामने जाकर खड़ा होता है तो वो अपनी कुर्सी से उठ खड़ा होता है। इस पल को कैसे महसूस करते हैं? ये निश्चित रूप से ये मैं इसे जिम्मेदारी का पल मानता हूँ। मुझे लगता है कि अगर ये ईश्वर ने किसी लायक बनाया है जहाँ ये चीज़ें होती हैं, फिर लगता है कि आपको और भी आगे समाज में करना चाहिए, और फिर वो आपके काम करने का जो इंटेंशन है, जो इंटेंसिटी है, उसको और बढ़ा देता है। कि जहाँ आप एक समय एक ब्रांच में लेकर काम करें, तो यही चीज़ें हैं जो आप कह रहे हैं, जिससे लगा कि नहीं, क्या मैं और इसमें कुछ कर सकता हूँ। फिर वो ब्रांचेस के माध्यम से उन तक पहुँचना, चाहे उनको ऑनलाइन सपोर्ट देना, उन सब के पीछे बेसिक वही फीलिंग है। उस फीलिंग के कारण आप और मोटिवेट हो जाते हैं, और लगता है कि और क्या कर सकते हैं हम अपनी ओर से, क्योंकि ईश्वर जो दे रहा है वो तो हमारी इच्छाओं से कहीं अधिक है। तो हम और क्या कर सकते हैं समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। ये जो विद्यार्थी अपने कैरियर को लेकर एक सपने के साथ निकले हुए, अपने पेरेंट्स के उस सपने को पूरा करने निकले हुए हैं, तो हमारी ओर से जो एफर्ट हो सकता है वो टीम कौटिल्य पूरी तरह से लगी होती है, सुबह से शाम तक। चाहे वो टेस्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे नोट्स प्रिपेयर करने वाले रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग हो, ये सारे के सारे जिस तरीके से काम करते हैं, तो फिर लगता है कि हाँ, जो चाह रहे हैं वो घटित होता जा रहा है। एक सफल कप्तान क्या, जो पूरी सफलता का श्रेय अपनी टीम को देता है। सिद्धांत जोशी हमेशा उन स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होते हैं जो उनके स्टूडेंट्स हैं या नहीं, जो उनके इंस्टीट्यूट पर आते हैं या नहीं, लेकिन गाइडेंस के लिए जब कोई स्टूडेंट्स आता है इस क्षेत्र में, अपना भाग्य आजमाना चाहता है, तो उसकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर होते हैं। और यही एक खूबी होती है अच्छे शिक्षक की, अच्छे कप्तान की, जो स्टूडेंट्स की मदद करता है और अपने सारे किए हुए कामों का श्रेय अपनी टीम को देता है। बहरहाल सिद्धांत जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका, क्योंकि आपने जो प्रश्न पूछे हैं कुछ अनछुए पहलू तक आज मैं भी सोच पाया हूँ, तो आपका स्पेशल थैंक यू कि इन पहलू तक मुझे पहुँचाया आपने। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।